हेलो बच्चों, वेलकम इन गाइडलाइन केमिस्ट्री क्लासेस छपरा। आज हम लोग फिर से सरस्वती माँ का नमन करते हुए आज की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे और साथ ही साथ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि आपका सेकेंड लेक्चर है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था और साथ ही साथ मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग जो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में जान लें, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हो जाता है कि अ सब्सटेंस having constant chemical compositions, characteristics, properties and cannot be separated into their constituent elements by simple physical method. Okay, इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। A substance having having constant chemical composition, characteristic composition and cannot be separated into their constituent element by simple physical method are known as प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या आ जाएगा, H2O। अब H2O क्या है, प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। तो आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और दो एलिमेंट से मिलकर ये बना तो इम्प्योर होगा। जी नहीं, ये प्योर है। और प्योर इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं, कभी भी इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं होता है। तो ये क्या है इसका, तो कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो एंड cannot be separated into their constituent elements by simple physical method means कि H2O के मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड या और भी बहुत सारे मेथड जो है हमको यूज करने होते हैं। तो सिंपली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। CO2 ये भी एक प्योर सब्सटेंस हो गया, C6H6 C6H12 O6 ये भी जो है एक प्योर सब्सटेंस हो गया। तो ये सारे प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लर्न व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, तो आपने एलिमेंट्स के बारे में अक्सर सुना होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स जैसे कि आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन वगैरह वगैरह आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने हैं। तो उन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो किसी भी एक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए आप याद रखोगे कि वो हमेशा एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो। ठीक है, आप कह सकते हो एलिमेंट के बारे में, अ प्योर सब्सटेंस
formed by only one kind of atom is known as element. अब एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी क्या है, तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो इतना ही एलिमेंट्स नहीं होते हैं, एलिमेंट्स के टोटल नंबर होते हैं, हम कह सकते हैं कि देयर आर 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट around us, okay, around us, in which 92 elements are found in nature and remains are सिंथेटिक। अब यहाँ सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड या फिर मेड इन लेबोरेटरी। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। तो बाकी 92 एलिमेंट्स हमारे नेचर में पाए गए हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, तो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ओके, यहाँ से इसके बाद अब जो है एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड में एंड एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, तो एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड एम्फोटेरिक मेटल। अब हम इन सब के बारे में वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मेटल। अब जो है मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th वाले, क्योंकि अभी हाल में आप लोग एग्जाम देकर आए हो। तो यहां पे ध्यान दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल के पास जो जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, 2 या 3 होते हैं, और नॉन मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6 और 7 होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो हैविंग इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, हैविंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो यहां पर
इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या है इसकी। तो अब देखो, यानी कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, ये इनका जो आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि अगर वो साइज में काफी लार्ज है, तो साइज में लार्ज होने से उनके पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी आ जाती है। जैसे बिस्मथ जो है ग्रुप 15 का एलिमेंट्स होता है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो साइज में लार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करता है और मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब रही बात कि जो है कहाँ कहाँ आपको पाए जाएंगे, तो ये पाए जाते हैं ऑकरेंस या फिर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन क्या है। तो जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। उन 18 ग्रुप में ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 13 तक के एलिमेंट्स इसमें एक्सेप्ट बोरॉन को छोड़कर ये सारे होते हैं मेटल्स। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 14 में जो है आपके टीन और लेड, ग्रुप 15 में बिस्मथ, ये सभी क्या है तो मेटल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंथेनॉइड सीरीज प्लस एक्टिनॉइड सीरीज, ये सभी क्या होते हैं तो मेटल होते हैं। कैसे? तो देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में जो नीचे का जो 2 रो देखा होगा, ठीक है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, उन दोनों में मेटल ही होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, हमने ग्रुप 1 टू ग्रुप 13 लिखा है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ठीक है, और ग्रुप 13 में बोरॉन को छोड़कर बाकी सभी मेटल ही होते हैं। उसके बाद ग्रुप 14 में टिन और लेड होते हैं, ग्रुप 15 में बिस्मथ होता है। लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के भी एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि हेवी मेटल्स के फॉर्म में जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल जो है हमारे पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट नॉन मेटल। अब देखिए सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स, तो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल नहीं होते, बल्कि उनमें से टोटल 22 एलिमेंट्स ही, देयर आर 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल।
देयर आर 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, और इन 22 में, ठीक है, इनका जो फिजिकल स्टेट होता है कि 10 एलिमेंट्स आर सॉलिड, 1 एलिमेंट इज लिक्विड, जो कि ब्रोमीन होता है, और 11 एलिमेंट्स आर गैस। ठीक है, तो टोटल जो है 22 एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो टोटल जो है 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे इनका जो स्टेट है, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, all metals are solid in state. All metals are solid in state except मरकरी, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, except मरकरी which is लिक्विड मेटल। ये क्या होते हैं, तो लिक्विड मेटल होते हैं। और यहां जो आपने नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब जो है और भी बहुत सारी बातें हैं। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी जो कि मेटल में होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल में नहीं होते। ठीक है, ब्रिटल नेचर जो कि मेटल में नहीं होते हैं बट नॉन मेटल में होते हैं। ठीक है, तो अब बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है मेलिएबल नेचर। तो मेलेबिलिटी का मीन्स होता है कि जब उसको हम हैमर से बीट करें तो हैमर से बीट करने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब हम उसको स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करने के बाद वो लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये लॉन्ग वायर में कन्वर्ट होगा। तो मेटल होते हैं बट नॉन मेटल नहीं होते। नॉन मेटल जो है वो बीटल नेचर के होते हैं बट मेटल जो है बीटल नेचर के नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो है डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी अभी छोड़ देते हैं। मेटालिक क्लस्टर देखते हैं। मेटालिक क्लस्टर मेटल में होता है बट नॉन मेटल में नहीं होता। सोनरस मेटल में होते हैं, नॉन मेटल में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है यहाँ मेटल में हाई होते हैं और इसमें लो और ना के बराबर भी होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कह दो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स हो जाता है हैविंग टेंडेंसी टू बेयर ए लोड।
जैसे मान लो एक पतले वायर ले लो लोहे का या फिर किसी भी मेटल का, और उतने ही पतले आप किसी नॉन मेटल का ले लो, तो जैसे मान लो धागा ले लो या फिर प्लास्टिक का ले लो, पॉलीमर ले लो कोई, तो आप उससे किसी हैवी थिंग्स को आप हैंग करोगे तो वो क्या होंगे, टूट जाते हैं। बट वही मेटल के वायर पे या फिर आयरन के वायर पे आप हैवी चीज़ों को भी लटकाते हो तो जल्दी से वो टूटते नहीं, यानी कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो हाई होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हो ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस हैं। आप इसे लिख लो ताकि इसको मिटा कर हम कुछ और भी बातें बताएं आपको। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके ताकि आप इसको बाद में लिख सको। इसी के आगे हम जो है कुछ और भी बातें बताने जा रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि यहाँ पे जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, मेटल में हाई होते हैं, हाई क्या होते हैं और इसमें क्या होते हैं, लो होते हैं। तो हाई और लो के पीछे क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि मेटल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज पैक होते हैं और मेटालिक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से वो अटैच होते हैं। वही नॉन मेटल में उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, जिस कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ओके, अब जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है बाबू, तो ये गुड कंडक्टर होता है और ये बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और डेंसिटी की बात करें तो मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे जो हैं आपको डिफरेंसेस मिल गए। आप इन सारे डिफरेंसेस को नोट आउट कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप जब दोबारा पढ़ने की कोशिश करो तो आप सभी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, अब जो है हम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी प्रॉपर्टीज है वो भी जान लो। ठीक है, ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर और यहाँ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ऑक्साइड का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि देखिए मेटल का ऑक्साइड हो यानी ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो। ठीक है, या तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो भी ऑक्साइड बनाए तो वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो यहाँ से बन जाता है NaOH 2NaOH। ठीक है, CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हो ना ये बेस है, तो जब बेस है तो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। CO2 प्लस H2O H2CO3, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो उसके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, H2CO3, यानी कि वो बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, तो एसिड बना रहे हैं, यानी कि वो कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, यानी कि वो एसिडिक नेचर के हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, ठीक है। यानी कि अभी क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है वो बना रहे हैं आपके एसिड, सो एसिडिक नेचर के होंगे। समझ गए बातों को। तो इस तरीके से जो है आपके पास काफी अवेलेबल हो गया मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड्स एंड एम्फोटेरिक मेटल के बारे में, तो इसको मिटा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। तो देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, द एलिमेंट दैट possess both the character of metal and non-metal are known as मेटलॉइड्स। ओके, तो यहां पर टोटल जो मेटलॉइड्स हैं देयर आर 6 मेटलॉइड्स। कौन कौन से एग्जाम्पल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। अब जान दो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज तो यही है, आप देख रहे हो कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही जो है कैरेक्टर शामिल होते हैं, और इसका यूज जो किया जाता है इट इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर in diode and transistor. In diode and transistor, it is used as semiconductor in diode and transistor. Okay, अब डायोड और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो जो आप देखते होंगे स्टेबलाइजर वगैरह में, रेडियो वगैरह में छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप उसे नेट पर सर्च करके आप देख सकते हो डायोड क्या है। वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, अब जो है एक है एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल। अब देखिए जैसा कि अभी आपने देखा कि मेटल बेसिक कैरेक्टर, नॉन मेटल एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, यानी दोनों का ऑक्साइड। यहाँ पर एम्फोटेरिक के मेटल का मतलब क्या होता है कि जो मेटालिक जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को शो करता है, यानी कि वैसे मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करे और बेस के साथ भी पार्टिसिपेट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं। दूसरी बात कि ऐसे मेटल जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं वो किसी न किसी बेस में सॉल्युबल होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, तभी जाकर वो क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे Zn प्लस HCl, जिंक, तो यहाँ से ये बनाता है ZnCl2 प्लस H2। ओके, तो यहाँ से जिसने हाइड्रोजन गैस रिलीज किया ये एसिड था, Zn प्लस NaOH, तो Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है।
तो यहाँ से जो है आप ये देख रहे हो बेस है, बेस के साथ भी रिएक्शन करके क्या किया, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो इसके वैसे मेटल्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो बेस में सॉल्युबल हो, जैसे ZnCl2 ही हम बात करें तो अगर हम इसको NaOH में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से बन जाता है ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये ZnOH का होल ट्वाइस, इसको फर्दर अगर हम NaOH में डिजोल्व करें तो ये बना लेगा Na2 सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जो कि डिजोल्व होता है, मतलब कि सॉल्युबल होता है बेस में। तो इस टाइप के मेटल्स क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इन एम्फोटेरिक मेटल्स का कुछ नाम जान लें कि कौन कौन से एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Sb जो कि एंटीमोनी होता है, जिंक, Zn आर्सेनिक, टिन, लेड और एल्युमिनियम। तो यहां से आप ये देखो कि ये जो है ये क्या है, तो ये आपको यहां से हम एक ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है सब जनता की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है। तो देखो वैसे आजकल तो कोविड-19 का चल रहा है और कोरोना से सब लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया त्राहिमाम है। तो आज ये भी आप याद रख सकते हो कि आज सबको अपने प्रभु अपने अल्लाह की जरूरत पड़ रही है। सब लोग यही विनती दुआ कर रहे हैं ताकि वो सेफ रहें, कोरोना से बचें। तो वही है कि सब जनता की आस है। अब किस पर आस है, तो हमारे भगवान पर आस है जो कि प्रभु अल्लाह है। तो आप इस ट्रिक को आप आसानी से याद रख सकते हो, सब जनता की आस सुनो प्रभु, यानी कि एंटीमोनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड, एल्युमिनियम, ओके। तो ये जो है ये आपके एम्फोटेरिक मेटल हो गए। अब हम लोग जो है एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। और अब जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या आता है, प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस which is formed by which are formed by combination of two or more different elements in a fixed proportion by mass are known as
कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, कंपाउंड क्या है? तो एक प्योर सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, और उन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए उनके मास के रेशियो से। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2O, H2SO4, CaCO3, CO2, etc। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सभी क्या है? तो कंपाउंड है, ये सभी अपने प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होकर के भी बने हैं, और उनके जो मास का जो रेशियो होगा क्या होगा? वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम आपसे ये पूछें कि H2, O2, P4, एसिड, ये सभी क्या मॉलिक्यूल्स हैं? सॉरी, ये सभी क्या कंपाउंड है? तो नहीं, ये एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ठीक है, बट इसमें मोर देन वन एटम्स हैं। एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं बट इसमें मोर देन वन एटम्स हैं, तो ये कंपाउंड कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। देखो, अक्सर जो है ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो क्या कंफ्यूजन होता है? उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है कि सबसे पहले हम ये जाने कि ये सभी जो है वो तो एक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने। ठीक है, बट सेम एलिमेंट्स के एटम्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर के, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स वो कंबाइन जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि ऑल कंपाउंड्स मे बी मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये अगर मान लिया जाए ये मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर ही जो है ना वो क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। ठीक है, कंपाउंड। जैसे कि मान लो कि हमने आपको एग्जांपल ले लिया H2, H2SO4, H2O, P4, CO2, एसिड। ठीक है, तो अब देखो ये सभी के सभी क्या है? तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, बट इनमें से कंपाउंड कौन है? तो कंपाउंड में आ जाएंगे H2SO4, H2O, CO2, और मॉलिक्यूल्स में ये सभी आ जाएंगे। H2 भी आ जाएंगे, H2SO4 भी आ जाएंगे, H2O भी, P4 भी, CO2 भी और एसिड भी। बात समझ में आया? तो ये रहा आपका कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ओके, तो दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड which is obtained from rocks and minerals are called inorganic compound। ओके, यहां से एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, CaCO3, Na2SO4, etc। ये सभी क्या है? तो ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं होते, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते हैं।
तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड which is obtained from plant and animals are called organic कंपाउंड। ओके, और इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मान लो CH4 मीथेन, ग्लूकोज, सुक्रोज यानी शुगर, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, etc, कार्बोहाइड्रेट होगा। ये सब क्या है, तो कंपाउंड के है और कंपाउंड के टाइप्स है, ठीक है। अब जो है इसको भी आप नोट कर लो ताकि हम इसको मिटा दें। अब देखिए, अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अ सब्सटेंस in which two or more elements chemically bonded together are known as molecule, the substances। ओके, तो यहां से आप देख रहे हो HCl भी एक मॉलिक्यूल है, H2, N2, P4, CO2, ये सभी क्या है, तो मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स को भी क्लासिफाई किया गया है, तो मॉलिक्यूल्स के भी टाइप देख लो। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द molecules in which bonded atoms are same, the molecules in which bonded atoms are same or only one kind of atom are known as homoatomic molecule। ओके, अब जो है एग्जाम्पल देख लो इनके, H2, O2, N2, P4, S8, O3, etc, ये सभी क्या है, तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम से ये मिलकर
बने होते हैं। वन काइंड ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स in which bonded atoms are different, known as heteroatomic molecules। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे HCl, H2O, H2SO4, CaSO4, etc। ठीक है, इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स के टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर हम लोग जानेंगे। जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखो, मोनो मीन्स क्या होता है, तो सिंगल। तो यहां से जैसे मान लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जैसे सोडियम, जिंक, etc। मेटल जो है वो हमेशा सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं, वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटॉमिक H2O2, N2, HCl, CO, etc। ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 एटम्स हो, O3, CO2, H2O, etc। तो इसमें हम होमो और हेट्रो दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को लेंगे। बस हमें नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर हमें पहचानना है। टेट्रा में P4, HNO2, ठीक है, etc। यहां पर एसेट H2SO4, CaSO4, etc। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब जो है इसके आगे हम लोग देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग टोटल डिस्कशन कर लिया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो है हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको लिख लेना। अब हम लोग जो है स्टडी करते हैं
impure substance, the substances which are formed by mixing of two or more than two substances in any proportion are known as impure substance। ओके, तो यहां पे जैसे मान लो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, आप इन दोनों सब्सटेंस को किसी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। इसके भी जो है टाइप्स होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस के भी टाइप्स होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? अ मिक्सचर in which components are uniformly distributed throughout the system and cannot be separated by simple physical method are called होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, यहां से एग्जांपल हो जाएगा आपका मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर इन गोल्ड। आप देख रहे हो कि ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आप इसको सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएंगे। जैसे एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, वो सभी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हाँ, बट वही एयर में अगर डस्ट पार्टिकल मिक्स हो तो डस्ट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस। तो देखिए, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम सिंपली सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ मिक्सचर
in which components are non-uniformly distributed throughout the system and can be separated by simple physical method are called heterogeneous mixture. Example, mixture of sand एंड वाटर. जैसे वाटर में अगर आप सैंड मिला रहे हो तो वो आसानी से आप फिल्टर करके उसको सेपरेट कर सकते हो. मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर. ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो आपके होमोजेनियस हेटेरोजेनियस और इस प्रकार से सारा क्लासिफिकेशन मैटर का खत्म हो गया. अब जो है हम लोग नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे. सो आज इतना ही. थैंक्स.